वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन से सीमाएं हैं, फिर समष्टि आर्थिक विरोधाभास मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या होते हैं और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में जो अंतर होता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखें, इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हमको संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली समझनी है, ठीक है, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसकी वर्किंग अगर समझनी है, वो किस तरीके से कार्य करता है, तो उसके लिए हमको क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित होती हैं, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य स्तर है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, बैंकिंग हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनका संबंध किससे होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस तरीके से कार्य करती है उसको समझने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो इकोनॉमिक की। फिर दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति। ठीक है, सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीति बनाई जाती है, वर्तमान समय में अगर हम देखें, सरकार एक तरह से क्या है, वेलफेयर स्टेट होता है, कल्याणकारी राज्य होता है, और कल्याणकारी राज्य में सरकार का क्या प्रयास होता है का इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए, नीतियां बनाई जाए जिससे क्या हो, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो बढ़े। ठीक है, अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार का स्तर है वो एक तरह से क्या हो, बढ़े, इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या हो, एक तरह से बढ़े, जो कीमतें हैं वो स्थिर रहें, ठीक है, प्राइस एक तरह से स्टेबल रहें। तो इन सभी को बनाए रखने के लिए विभिन्न जो आर्थिक नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उनको बनाने के लिए सरकार जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में उनको ज्ञान होना आवश्यक होता है, जो किसके साथ में संबंधित है, हमारा मैक्रो इकोनॉमी के साथ में संबंधित है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है। फिर आर्थिक नियोजन, सरकार क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक तरह से क्या करते हैं, विभिन्न पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, तो उसमें सरकार क्या करती है, नियोजन करती है, प्लानिंग करती है। जैसे भारत में अगर हम देखें, आर्थिक विकास के लिए पहले क्या होता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो कोई भी राष्ट्र है, चाहे वो डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देश जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नियोजन, प्लानिंग का सहारा लेते हैं। तो आर्थिक नियोजन जो है वो भी हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित होता है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं के समाधान में समाधान सहायक। ठीक है, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, ऐसी आर्थिक समस्याएं जिनका संबंध किससे होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में होता है, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय आय का स्तर हो गया, राष्ट्रीय विनियोग हो गया, उपभोग कंजप्शन हो गया, आपका जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर जिसमें हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, तो ये सारी आर्थिक समस्याएं हैं। इनका समाधान कब होगा, जब हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान होगा, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होने के लिए क्या आवश्यक है, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक जो है उसको हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझने के लिए, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अगर विकास करना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होना चाहिए, मैक्रो, समष्टि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब कि एक वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है,
तो उस कीमत का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होगा? अब देखिए, कीमत का निर्धारण आपका क्या हो गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग हो गया। लेकिन कीमत का जो निर्धारण है वो किस आधार पर होगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर क्या है, प्राइस लेवल क्या है। तो कीमत स्तर आपका किसके साथ में संबंधित है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक के साथ में संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंधित है। या एक वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति कितनी है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई एक तरह से क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक हो गया आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना है तो उसको समझने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, हमारी कंट्री की जो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय अगर हमको अनुमान लगाना है तो वो भी किसके साथ में संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक के साथ में संबंधित है। फिर आर्थिक विकास के लिए, यदि हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है, ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़े, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का स्तर है, वो एक तरह से क्या हो? बढ़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, एग्रीगेट डिमांड बढ़े। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा आर्थिक विकास होगा। फिर मौद्रिक समस्याओं का अगर हमको समाधान करना है, ठीक है, मौद्रिक समस्याओं का मतलब कि जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है? कीमतें बढ़ती हैं। तो जब कीमतें बढ़ती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो क्या करेगा? विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाएगा। बैंक रेट हो गया आपका, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, जिसको वो क्या करेगा? चेंज करेगा। इन सभी के बारे में आगे हम जो अध्याय चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे मौद्रिक समस्याओं के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्यापार चक्र के बारे में भी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो 4th यूनिट है लगभग उसके आसपास व्यापार चक्र। ठीक है, व्यापार चक्रों में क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी की स्थिति आती है, कभी महंगाई आ जाती है, कभी सस्ती मंदी आ जाती है, तो इस तरीके से जो चक्र चलता रहता है, व्यापार चक्र मतलब आर्थिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो इनका संबंध भी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। तो व्यापार चक्रों का संबंध हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में चाहे वो व्यापार चक्रों का अध्ययन करना हो, मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन करना हो, आर्थिक विकास का अध्ययन करना हो, तो इन सभी में एक तरह से ये महत्वपूर्ण रहता है। फिर अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या होगा? प्रयास किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक होता है। हमारी ऐसी समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, उनका समाधान करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो 1936 से पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक था, व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रचलन में था, लेकिन वर्तमान समय में समष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो बहुत अधिक हो गया है। समष्टि स्तर की जो समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याएं जिनका संबंध हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, उनको दूर करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या कमियां या कठिनाइयां। हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, उसकी कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीमा इसकी देखें तो वो क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? भ्रमात्मक हो सकते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? जो व्यष्टि स्तर पर जो चर होते हैं उनको हम जोड़ के फिर हम क्या करते हैं? समष्टि स्तर पर चरों का निर्धारण करते हैं। जैसे हम एक छोटे समूह की बात करें, व्यक्तिगत समूह की बात करें, तो व्यक्तिगत दृष्टि से वो क्या हो सकते हैं? कोई भी चर है, कोई भी आर्थिक अवधारणा है, वो सही हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो अवधारणा एक तरह से क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति अगर बचत करता है,
ठीक है, व्यक्तिगत बचत। तो एक व्यक्ति बचत करेगा, इसको समाज में अच्छा माना जाता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी लोग अगर बचत करेंगे, तो सभी लोग अगर बचत करने लग जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, समग्र मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि उपभोग कम करेंगे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एक तरह से बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय, हमारी जो नेशनल इनकम है, वो एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी अवधारणाएं जो व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, माइक्रो लेवल पर तो सही है, लेकिन वो मैक्रो लेवल पर एक तरह से क्या होती हैं, गलत होती हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर बैंक से अपना पैसा निकालता है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, लेकिन सभी लोग, ठीक है, जिन जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा है, अगर सभी लोग बैंकों से एक साथ पैसा अगर निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंक है, वो एक तरह से क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, वो एक तरह से क्या हो सकते हैं, भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। देखिए, इसके जो कुछ उदाहरण है वो मैं आपको समझाता हूं, जिसको क्या कहा जाता है, समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है, समष्टि आर्थिक विरोधाभास का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, सैमुअल्सन के द्वारा। और सैमुअल्सन ने क्या बताया कि कुछ ऐसी आर्थिक अवधारणाएं जो व्यक्तिगत स्तर पर सही हैं, ठीक है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती हैं, वो गलत होती हैं। ठीक है, उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से सही हैं, इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से आप देखो वो सही हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तिगत बचत का मैंने बताया था, एक व्यक्ति बचत करता है वो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग अगर बचत करेंगे तो क्या होगा, ये खराब होगा अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे एक व्यक्ति अगर बैंक से पैसा निकालता है जिससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन सभी व्यक्ति अगर अपनी जमाएं बैंक से निकालेंगे तो क्या होगा, बैंक फेल हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर सही होते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। जैसे प्रकृति की कृपा से अच्छी बारिश हो जैसे तो क्या होगा, फसलें अच्छी हो जाएगी, तो फसलें अच्छी होने से क्या होगा, एक कृषक की जो आय है, इनकम है, वो बढ़ेगी। लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अगर कृषि उत्पादन बढ़ जाए तो क्या होगा, जिससे कृषि उत्पादन की जो कीमतें हैं वो क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे किसानों को क्या होता है, नुकसान होता है। इसी तरीके से एक व्यक्ति की अगर मजदूरी कम करके बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो ये अच्छा हम मान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की मजदूरी में अगर कटौती कर दी जाए तो इससे वस्तु एवं सेवाओं की मांग कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। इसी तरीके से एक व्यक्ति अगर अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है तो इसे मूर्खतापूर्ण माना जाता है, लेकिन एक देश अपने विकास के लिए क्या करता है, अपनी आय से व्यय ज्यादा करता है तो उसे क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। मतलब सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय ज्यादा करती है, घाटे का अगर बजट बनाती है तो उसको क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ उदाहरण हैं, जो सारे उदाहरण क्या हैं, एक व्यक्ति की दृष्टि से, माइक्रो लेवल व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से वो सही है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तरह से क्या होते हैं, गलत होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा हम कह सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट दूसरी अगर हम बात करें तो समूहों को समरूप मानना गलत। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, सभी समूहों को एक जैसा मान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारी देश की राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है, ठीक है, अब राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कुछ लोगों की इनकम अगर बढ़ती, जो धनी व्यक्ति हैं उनकी इनकम अगर बढ़ रही है तब भी राष्ट्रीय आय तो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि समाज के सभी वर्गों की आय बढ़ रही है। हो सकता है कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो निर्धन वर्ग हैं, उनकी आय का स्तर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम यहाँ पे सभी समूहों को समरूप मान के चलते हैं, वो एक तरह से गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आय का वितरण क्या है वो उसके हमको जानकारी नहीं मिलती है। फिर समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नताओं की उपेक्षा।
ठीक है। समाज में अगर हम देखें कि समष्टि विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि जैसे व्यक्तिगत आय हैं उनको जोड़ के हम क्या कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से औसत रूप से होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, या जैसे अभी राष्ट्रीय आय का उदाहरण बताया था, तो कीमतों में वृद्धि का मतलब एक तरह से इन्फ्लेशन। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन, कीमतों में वृद्धि, जो सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको इस बात की जानकारी नहीं चलती है कि जो कीमतें बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, वो किस कारण से बढ़ी है। या इसमें हो सकता है कि जो खाद्यान्न के मूल्य हैं वो कम हो जाए और औद्योगिक माल का जो मूल्य है वो बढ़ गया हो, या फिर खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गए हो और औद्योगिक माल जो है उनकी कीमतें क्या हो गई है, कम हो गई हो। किसी भी प्रकार से हो सकता है। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो इससे हमको इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि कौन से वर्ग की आय बढ़ी है, कितनी आय बढ़ी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नता की एक तरह से इसमें उपेक्षा की जाती है। फिर समूह के माप में कठिनाई आती है कि जब हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको योग करके समष्टि के स्तर पर जब हम कुल निकालते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, बहुत सारी कठिनाई आती हैं। ठीक है, मुद्रा के द्वारा हम इनको माप सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होती है, समूह को मापने में एक तरह से कठिनाई आती है। तो ये भी एक तरह से इसकी सीमाएं हैं। फिर उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने और समग्रता की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से क्या होती है, बहुत कठिन होती है। जैसे अगर हमको हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, नेशनल इनकम के लिए भी क्या होता है, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अशिक्षित लोग हो गए, कीमत स्तर क्या होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो राष्ट्रीय इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जो गैर कानूनी प्रक्रिया क्रियाएं होती हैं। तो राष्ट्रीय आय की अगर हमको गणना करनी है तब भी क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने या समग्रता, जो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य कीमत स्तर अगर हमको ज्ञात करना है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो इसमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और फिर लास्ट हमारा 6 पॉइंट जो समस्या है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, वो है व्यक्तिगत अनुभव या धारणा के आधार मानकर संपूर्ण समाज के संबंध में निष्कर्ष निकालना अवास्तविक होता है, भ्रमात्मक होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति के लिए जो बात सही होती है वो जरूरी नहीं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। एक व्यक्ति बचत करता है, ये व्यक्तिगत बचत अच्छा गुण हो सकता है, लेकिन सामूहिक दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुल बचतों में वृद्धि हो जाएगी तो वो क्या होगी, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका लिमिटेशंस हो गया। फिर समष्टि आर्थिक विरोधाभास के मैंने बारे में आपको बता दिया है लिमिटेशंस में। फिर आपको एक देखना है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम ऐसी इकाइयों का अध्ययन करते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है। जैसे व्यष्टि में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उपभोक्ता के बारे में, जबकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, कुल मांग कितनी है, कुल पूर्ति कितनी है, सामान्य कीमत स्तर क्या है। इन सभी का संबंध किससे होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं, कीमत विश्लेषण कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय एवं रोजगार निर्धारण का अध्ययन कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत विश्लेषण, जो मार्जिनल एनालिसिस है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो हमारा एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी बैंकिंग हो गया, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं।
फिर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व, वो एक तरह से क्या हो गया है, कम हो गया है, जबकि मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर इसमें हम व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत उपभोग उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें हम कुल, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, कुल उत्पादन कितना है, कुल उपभोग कितना है, सामान्य कीमत स्तर कितना है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों में जो उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है उसका अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल की हम बात करते हैं, डिप्रेशन, रिसेशन, मंदी की जो स्थिति आ जाती है, इन्फ्लेशन, जो तेजी की स्थिति आती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का समाधान और उनके बारे में नीतियों का अध्ययन करते हैं, और उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से समाधान किया जाता है, उनके लिए क्या नीतियां बनाई जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक तरह से क्या होता है, सरल होता है, और समष्टि में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए क्या होगा, थोड़ा ये जटिल होगा, दुविधापूर्ण होगा। फिर आपको एक टॉपिक एक और पढ़ना है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता, कि व्यष्टि का जब हमको अध्ययन करना होता है तो समष्टि का अध्ययन आवश्यक होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये एक तरह से क्या होते हैं, पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो अर्थशास्त्र हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया था कि एक वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो किस आधार पर होगा, कि किसका भाग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन ये जो कीमत है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति कितनी है, डिमांड और सप्लाई। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति आपका क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र में हमको अगर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करना है, तो राष्ट्रीय आय जो होगी वो एक तरह से क्या होगी, व्यक्तिगत आयों का जोड़ होगी। तो राष्ट्रीय आय आपका क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हो गया, मैक्रो का। लेकिन जब हम व्यक्तिगत आयों को जोड़ेंगे, ठीक है, जो आपका क्या है, माइक्रो व्यष्टि का पार्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं।